जी अस्सलाम वालेकुम अहमद सुलेमान। स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे वी आर अगेन here with the economic and market outlook webinar series. So हमने इस मंथ थोड़ा सा डिले किया क्योंकि there were lots of happenings on the political front और थोड़ी क्लैरिटी का वेट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ज़रा ये थोड़ा सा इसको डिले कर दिया जाए। जी अहमद, shall we start now? जी बिल्कुल जी ओके, ओवर टू यू। जी जी ठीक है साल तनवीर। इस दफा थोड़ा सा जो है इस महीने में जो है वो एक पॉलिटिकल चेंज बड़ा आया है, तो उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये है कि पिछले 1-1.5 महीने में काफी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी कि इस गवर्नमेंट रहेगी जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कामयाब होगी नहीं होगी। इसकी वजह से एक जो है इकोनॉमिक साइड पे भी इनर्शिया क्रिएट हो गया था, क्योंकि ये जो है डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी कोई कि क्या करना है, जो टफ डिसीजन हैं, जो भी डिसीजन है वो लेने हैं नहीं लेने। और थोड़ा सा पिछली गवर्नमेंट ने अंडर पॉलिटिकल प्रेशर थोड़ा पॉपुलिस्ट मेजर्स भी ले लिए थे, जिसमें रिटेल फ्रूट प्राइसेस कम कर दी थी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम कर दिए थे डिस्पाइट इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइसेस। तो बहुत सारी चीजें चल रही थी। एक्सचेंज रेट पे बहुत प्रेशर मतलब आ गया था, 188 189 तक डॉलर चला गया था, रुपी चला गया था अगेंस्ट डॉलर। ये सारी चीजें थी। तो फाइनली ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गई और नई गवर्नमेंट बन गई है। इसके साथ ही हुआ ये है कि एक जो चीज इकोनॉमिक फ्रंट पे हुई है वो ये है कि स्टेट बैंक ने जो है जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिव्यू मीटिंग कॉल की, उसमें जो है कुछ एक्शंस लिए जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है डिटीरियोरेटिंग उसको अरेस्ट करने के लिए 2.5% से जो है डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक ने जो है वो बढ़ा दिया, 12.25 कर दिया। और इस पॉलिसी में उन्होंने जो है अपनी इन्फ्लेशन की फोरकास्ट 20 साल की अपवर्ड रिवाइज की है। अब उन्हें लगता है 11% से ज्यादा होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट वो कहते हैं 4% होगा, हमें लगता है हो सकता है ऐसे थोड़ा सा ऊपर ही चले जाए, 4 से शायद ज्यादा ही हो। और इसके अलावा जो है थोड़ी सी उन्होंने इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने के लिए कैश मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स भी कुछ जो है प्रोडक्ट्स पे लगा दिए हैं, लग्जरी आइटम्स पर लगा दिए हैं। इन सारी चीजों के साथ उनको लगता है कि थोड़ा सा जो है ये जो एक्सटर्नल साइड पे सिचुएशन है और जो इन्फ्लेशन वगैरह है ये थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। उसमें एक कैविएट ये है कि वो जो है ये भी कह रहे हैं कि जो है जो पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टेनिटी है उसमें कमी आएगी और प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसीज जो है वो गवर्नमेंट आके लेगी। तो उसके साथ जो है उनको लगता है कि ये जो एक्शन उन्होंने लिया है इस दफा डिसाइसिव होगा और चीजें जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाएंगी। तो ये मतलब इस दफा हुआ है एक टाइम, इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा आपको नजर भी आ रहा है। वहां से रुपी जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है वापस, वो इस गवर्नमेंट के आने पर साथ जो है 181 182 तक गया था, अब थोड़ा सा दोबारा 185 186 तक आ गया। बट वो एक हमें थोड़ी सी चीज नजर आई थी और होपफुली इसकी वजह से आगे जो है हमें थोड़ा एक्सटर्नल साइड पर भी शायद जो है ना वो प्रेशर कम होते हुए नजर आए। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलें। ठीक है, अब नया सेटअप जो आ गया है इसको अब कुछ चैलेंजेस हैं जो मतलब है इनको फेस करने हैं, कुछ टफ डिसीजंस हैं वो इनको लेने पड़ेंगे जो हम समझते हैं। उसमें कुछ चीजें देखें शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में ये है कि हमारे रिजर्व्स जो है वो काफी डिक्लाइन हो गए, उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमारे ग्रोस रिजर्व्स इस वक्त 11-12 बिलियन तक स्टेट बैंक के जो है वो 11 से भी कम हो गए। नेट रिजर्व्स में निकालता हूँ जिसमें से स्वैप्स और जो है ना तो दूसरे सेंट्रल बैंक्स की प्लेसमेंट्स हैं हमारे पास, आईएमएफ की जो पैसे हमारे पास हैं उनको एडजस्ट करता हूँ तो शायद नेट रिजर्व्स हमारे जो है 8-9 बिलियन के नेगेटिव हो गए। तो वहाँ इनको जरूरत है कि इसको जो है ना एक्सचेंज जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाएं किसी तरह से, जो इम्पोर्ट कवर है हमारा किसी तरह से 3 महीने तक ले जाए, जो अभी 2 महीने के अंदर आ गया है। वो एक बड़ा चैलेंज है। इम्पोर्ट्स को थोड़ा कर्व करना एक बड़ा चैलेंज है।
इसके अलावा जो है जो डोमेस्टिक FPOL के प्राइसेस हैं उनको किसी तरह इंटरनेशनल प्राइसेस से अलाइन करना, ये मतलब उसके लिए डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा, जो अभी इन्होंने डेफर कर दिया 15 अप्रैल को, क्योंकि इंक्रीज काफी ज्यादा है, उसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होंगे, बट दे डोंट हैव मच टाइम। वो एक डिसीजन इनको बड़ा जो है ना लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे टैक्सेस इनको मतलब है जमा करने हैं, इसके ऊपर पूरा GST PTL तो 80-90 रुपीज से प्राइसेस एवरेज यहाँ से बढ़ानी पड़ेंगी, और अगर पार्टली भी करना है तो 30-40 रुपए से मेरा ख्याल है इनको बढ़ानी पड़ेगी, अगर PTC वगैरह खत्म करना है जो जेब से पैसे जा रहे हैं। दिस इज वन बिग डिसीजन। इसके अलावा जो है वो IMF प्रोग्राम पे वापस आने के लिए इनको निगोशिएट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि IMF प्रोग्राम जो है से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और आप दूसरी जगह से भी लोन ले सकते हैं। अभी आपको नजर आ रहा है आपके जो यूरो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त जो यील्ड है वो बहुत हाई हो गई है, इतनी हाई हो गई है कि हम जो है नया यूरो बॉन्ड इशू नहीं कर सकते। तो ये IMF से निगोशिएट करना शॉर्ट टर्म में चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज शॉर्ट टर्म में ये POL प्राइसेस को पास ऑन करना है, मैं समझता हूँ। और तीसरा मतलब इसी से यही है रिलेटेड कि जो है ना आप अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वगैरह जो है वो बढ़ाएं। ये शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है। अच्छा, लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमी पे चैलेंजेस हैं जो पहले भी बताते रहते हैं, उसमें एक तो बड़ा जो है सर्कुलर डेट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर डेट्स, एक तो आपका इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, दूसरा गैस रिलेटेड है। और वो जो है इस वजह से है कि तो सिस्टम में इनएफिशिएंसीज हैं। सेकेंडली जो है थोड़ा सा गैस के प्राइसेस जो है हमने बढ़ाई नहीं है, और दूसरा डोमेस्टिक गैस कम हो रही है, हम उसमें जो है ना LNG डाल रहे हैं और कंज्यूमर से हम जो है रिकवर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमारी SOEs पे जो है ना पावर की और एक्सप्लोरेशन वगैरह की उन पे भी काफी हद तक जो है ना स्ट्रेस आ गया है, उनके रिस्क बहुत बढ़ गए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि इसको सर्कुलर डेट को इनको खत्म करना है। दूसरा मतलब जो चैलेंज मैं समझता हूँ हमें फेस हो रहा है वो फिस्कल साइड पे। फिस्कल साइड पे यह है कि हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत कम है, और एक और मसला ये है कि जो रेवेन्यू की एलोकेशन है प्रोविंसेस में और फेडरल गवर्नमेंट में वो सही नहीं है। प्रोविंसेस को रेवेन्यू ज्यादा जाते हैं, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। फिर जो मेजर रेवेन्यू स्पिनर्स हैं जहाँ से रेवेन्यू एडिशनल आ सकता है वो प्रोविंसेस के पास है, एग्रीकल्चर या सर्विसेज। तो वहाँ मतलब है कि वो एफर्ट नहीं है रेवेन्यू जो है ना बढ़ाने की। और इसी तरह प्रोविंसेस पे जो है ना एक्सपेंडिचर्स ट्रांसफर करना या अनफिनिश्ड एजेंडा है 18th अमेंडमेंट और NFC का, तो उस पर भी काम करना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके बगैर फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है वो काबू में नहीं आएगा। तो वो चैलेंज है। थर्ड, आपकी जो पेंशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। पेंशन जो है हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसमें एक बड़ा इशू ये है कि जो इंडेक्सिंग है पेंशन की वो डबल हो रही है। 2012 से ये इशू चला आ रहा है, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। हर साल ये जो है ना और जो है एक्यूट होता जा रहा है। तो किसी को इसको जो है ना बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, इसको सही करना पड़ेगा। और इसमें और चीजें भी हैं कि हम जो डिफाइंड बेनिफिट है उसमें हमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आना पड़ेगा फॉर न्यू एम्प्लॉइज। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। एक और बड़ा चैलेंज हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो उसमें कंजम्पशन का शेयर बहुत ज्यादा है, 90% से ऊपर कंजम्पशन है। उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बहुत कम है। हमारी जैसे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स मतलब है ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा होनी चाहिए, वो नहीं है। इसी तरह थर्ड कंपोनेंट जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो भी काफी हद तक नेगेटिव हमारा चल रहा है। तो ये है कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने की जरूरत है कि इन्वेस्टमेंट्स और नेट एक्सपोर्ट्स का शेयर GDP में बढ़े, कंजम्पशन का शेयर रफली जो 90 है 90 से 70% तक लेकर आए। ठीक है, फिर इसकी एक जो अपोजिट साइड है या मैं मिरर इमेज बोलूँ वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में आपको नजर आता है कि हमारा जो डोमेस्टिक सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत लो हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अगर इंडिया से बांग्लादेश से, तो उनका अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 20 से 30 और 30 से 40 के दरमियान है, तो हमारा जो है वो समझ लें कि लो टीन्स में ही है। तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें, लोकल सेविंग्स जो है उनको किस तरह से प्रमोट करें। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कंजम्पशन हमारी इकॉनमी में है उसको थोड़ा सा कर्व करें, लोगों को सेविंग्स की तरफ लेके जाएं। वो सेविंग्स होंगी तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगी,
जो डोमेस्टिक सेविंग्स से फंड होंगी उसका एक फॉल आउट ये होता है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फिर कम होता है। आप डोमेस्टिक सेविंग्स से अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंड करते हैं तो करंट अकाउंट जो है वो आपका खातों में रहता है, 2-3% ऑफ जीडीपी से ऊपर नहीं जाता। तो ये सारे चैलेंजेस हैं इकोनॉमी को। लेट्स होप कि ये नई गवर्नमेंट आके या कोई भी गवर्नमेंट आके इनको एड्रेस करती है। बहुत लंबा अरसा गुजर गया है और हमारी इकोनॉमी इसी तरह से चल रही है। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर होती हैं तो हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि, और नीचे होती हैं तो चलने लगते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज तो अपनी जगह हैं। जो सिक्लिकल हेडविंड्स और टेलविंड्स हमें इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस से, इंटरनेशनल प्राइसेस से आती हैं, उससे हमारी इकोनॉमी चलने लग जाती है तो बैठ जाती है। अभी इंटरनेशनल जो है वो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर हैं तो स्ट्रक्चरल हेडविंड्स के साथ हमें जो है ना सिक्लिकल हेडविंड्स भी हम फेस कर रहे हैं, जो हमें नजर आ रही है हर जगह। मतलब हमें करंट अकाउंट पे भी नजर आ रही है चीज। वंस एंड फॉर ऑल इस चीज को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है अगर हमें सस्टेन्ड हाई ग्रोथ रेट चाहिए, लाइक वियतनाम और बांग्लादेश और इंडिया। तो ये चीजें हैं जिनको जो है एड्रेस करना पड़ेगा। आगे चार्ट्स में हमने वैसे ही दिखा दिया है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस अभी भी काफी ऊपर जा रही हैं। आपको नजर आ रहा है जैसे कॉटन, व्हीट, टैप, एनी मतलब आप कमोडिटी को उठाएं तो वो काफी ऊपर की तरफ है और उसका इम्पैक्ट आपको जो है वो नजर आ रहा है सीपीआई में भी। लेकिन अभी भी ये सही से नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ प्राइसेस पास ऑन नहीं किए हैं। अगर वो पास ऑन करेंगे, जैसे जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं, तो हमें लगता है ये एनसीपीआई अगले 4-5 महीने में आपको इससे भी ऊपर नजर आएगा। मे भी 14, 15, 16 ये कहीं चला जाए। तो ये जो है आगे 4-5 महीने में जाते रहे तो ये चीज जो है वो आपको नजर आएगी। लेकिन ये है कि जो है ना, ये चीजें एक दफा हो जाएंगी तो उसके बाद जो है आई थिंक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये है कि सप्लाई डिमांड ऑयल का जो है आउटलुक है, इसमें ये आईईए का जो आउटलुक है वो यही कहता है कि अभी जो है ना थोड़ी सी डिमांड अच्छी स्ट्रांग है, सप्लाई पोजीशन जो है वो टाइट ही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए हैं। और अगर थोड़ा सा रशिया वगैरह पे सैंक्शन रहती हैं या रशियन ऑयल नहीं लोग लेते हैं तो ये है कि थोड़ा सा जो है ना ऑयल प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड ही रहेंगे आगे। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब ये है कि अगले हमें जो है मैं समझता हूँ अगले 2-3 महीने में इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा और ये पास ऑन करना पड़ेगा। वी कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। ठीक है जी। तो और दूसरा ये है कि ये रियल पे बात कर लेते हैं कि अभी जो पिछले दिनों हमारी जो करेंसी की एडवर्स मूवमेंट हुई है उसके बाद हमारा रियल जो है वो 100 से नीचे आ गया। इसका मतलब हमारी कंट्रीज का करेंसी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है। दूसरे ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि यूएस डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज भी जो है ना स्ट्रेंथन हुआ है। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है कैप्चर कर रहा है उसकी, जैसे अगेंस्ट जापानीज येन अगर आप देखते हैं तो मेरा ख्याल 25 ईयर हाई वाई पे कहीं चला गया है। तो उसकी वजह यही है कि यूएस में जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी स्ट्रांग है। यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल जो है इकोनॉमीज। यूएस के अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपेयर टू यूरोप। तो वही चीज जो है यूएस का जो एक्सचेंज रेट है अगेंस्ट इंटरनेशनल करेंसीज भी कैप्चर कर रहा है, वो भी अप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है जी। मार्केट आउटलुक पे और रिव्यू पे आते हुए हम देख सकते हैं कि 1.1% से मार्केट में इजाफा देखने में आया। तकरीबन फ्लैटिश ही ट्रेंड था। तकरीबन अगर ओवरऑल एब्सोल्यूट बेसिस में देखेंगे तो 400-500 पॉइंट ही बनते हैं। इसमें जो पूरे महीने में जिन चीज़ों ने डोमिनेट किया वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टनिटी रही। ये पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी देखें तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट बद-ए-3 चलता रहा। डोमेस्टिक साइड पे देखें तो एक अनसर्टनिटी इस लिहाज से आ गई कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हुआ और पहले ये अनसर्टनिटी थी कि टेबल कब होगा और फिर टेबल होने के बाद हमने देखा कि जो इनकम जो पीटीआई गवर्नमेंट थी उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय जो ऑपोजिशन की जो यूनाइटेड ऑपोजिशन की जो अलायंस थी। बाकी ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें तो थोड़ा सा हमें डिक्लाइन नजर आया। तकरीबन फरवरी में 28.5 मिलियन की डेली टर्नओवर था अगर एवरेज देखें और ये कम होके 25.4 मिलियन पे हमने देखा मार्च में आया। फॉरेन सेलिंग जो है वो तकरीबन 23.3 मिलियन रही जिसमें बैंक्स और इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 14.9 मिलियन और 8.6 मिलियन मॉप अप किया।
मार्च के महीने में। इसके अलावा अगर टॉप हम परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो टेक सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर ने डोमिनेट किया। इसमें अगर टेक में देखें तो और अगर जो स्लाइड के मिडिल में ग्राफ इसको आप देखें तो 330 ओवरऑल टेक ने कंट्रीब्यूट किया है, जबकि सिर्फ सिस्टम जो है इसमें 237 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ से आई है। सिस्टम्स का रिजल्ट 10 मार्च को था और काफी अच्छा रिजल्ट आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक मोमेंटम हमें दिखा सिस्टम में जब से रिजल्ट आया फॉर द रिमेनिंग डेज ऑफ द मंथ। बाकी फर्टिलाइजर में प्राइसेस जो हैं वो यूरिया की 150 रुपए से बढ़ी मार्च के महीने में, और इसके अलावा ईएनपी सेक्टर में थोड़ा सा जो डिक्लाइन हमें नजर आया वो प्रोडक्शन में थोड़ा सा डिक्लाइन था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ओजीडीसी और पीपीएल में मेनली जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन देखने में आया है। बाकी पीएसओ में जो अभी पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पीडीसी का इतलाक किया था, उसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी कंसर्न था, जिसकी वजह से पीएसओ में एक डिक्लाइन दिखा। इसके अलावा ये हम लोगों ने एक स्टेटिस्टिक बनाया है जिसमें अगर टॉप पे देखें तो पिछले 5 जो गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं उसके बाद हम लोगों ने किसी तरीके से क्वांटिफाई करने की कोशिश की कि क्या ट्रेंड देता है स्टॉक मार्केट का। तो इसमें तकरीबन अगर 60 डेज तक देखें सिंस द इवेंट टेक्स प्लेस, तो 60 दिन को अगर परफॉर्मेंस मेजर करें तो तकरीबन पॉजिटिव ही होती है। ऐसे जो पीटीआई का दौर से उसमें तकरीबन फ्लैटिश कह सकते हैं, वरना ये यूजुअली हमने देखा है कि पॉजिटिव ही होती है। ये वो वर्षा होता है जिसमें इन्वेस्टर्स भी गेज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की सीरियसनेस टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, और जो उनका मैनिफेस्टो में बातें की गई होती हैं उस पर कितना अमल दरामद करने की सख्त और विलिंगनेस है गवर्नमेंट की। उसके बाद 60 दिन जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक मिक्स्ड बैग ऑफ गुडीज हमें देखने में मिलता है कि वो फिर इन्वेस्टर्स जिस तरीके से गेज करते हैं वो हमें फिर आगे दिखाई देता है। फिर 60 दिन से आगे थोड़ा देखने में इसलिए भी थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा कि एक बहुत मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बिना पे स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो चल रही होती है। तो सिर्फ हम तो इसको सेक्टर्स पैरेबल्स पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है। तो 60 डेज तक अगर देखें तो पॉजिटिव ही रहता है। बाकी मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स में एक जो क्लियर ट्रेंड हमने देखा है पिछले कुछ सालों से 2017 के बाद से देखें तो कोई भी अगर मेजर पॉलिटिकल इवेंट हुआ है तो वो 90 दिन के अंदर तकरीबन मार्केट जो है वो उस पर नेगेटिव रिएक्ट करती है, जो हमने देखा है। आखिर में भी कंटिन्यू टू आइटरेट कि जो मार्केट मल्टीपल्स हैं वो काफी अट्रैक्टिव हैं। इसमें प्राइस टू बुक मल्टीपल अभी देख लें तो 0.75 पे हिस्टोरिकली ये 1.73 पे रहा, जबकि प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो तकरीबन हाफ में 8.3 का इनका हिस्टोरिकल मल्टीपल है अगर पिछले 15 सालों का देखें, और मौजूदा ये तकरीबन 4.6 के आसपास चल रहा है, जो कि हाइड्रेट कर रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन की हुई हैं। और अगर हम इसका थोड़ा मुवाजना करें श्रीलंका के साथ या टर्की के साथ, तो टर्की में तो इनफैक्ट जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन का नंबर आया दैट इज अराउंड 61%, और उनकी भी एक्सटर्नल कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक कमोडिटी जो सुपर साइकिल है वो हमें नजर आ रहा है कि हर जगह देखा जा रहा है, लेकिन उनकी जो मार्केट है वो परफॉर्म कर रही है और वो अपने हिस्टोरिक हाइज रीच कर रही है। तो अगेन उसमें फिर कॉम्पोजिशन पे भी हम बात कर सकते हैं कि कॉम्पोजिशन मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे अगर अपनी भी केसी 100 की बात करें तो ज्यादातर जो अगर तकरीबन 56% में बैंक्स, ईएनपी, पावर सेक्टर, फर्टिलाइजर, ये वो सेक्टर्स हैं जो या तो रिलेटिवली इंसुलेटेड है या फिर पॉजिटिवली रिलेटेड है टुवर्ड्स मॉनेटरी टाइटनिंग। तो अगेन इससे अंदाजा होता है हमें कि जो मल्टीपल अभी करंट चल रहे हैं इनकी ज्यादा मिसाल नहीं मिलती। अगर 2008 के बाद हम देखें तो ये उससे कंपेरेबल किए जा सकते हैं, कंपेयर किए जा सकते हैं जो मौजूदा मल्टीपल्स चल रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच।
अहमद एंड सुलेमान, अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं कि एक तो आपके ख्याल में मिफ्ता इस्माइल के पास फाइनेंस का पोर्टफोलियो का चार्ज आया है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वुड ही गो फॉर एनी ड्रास्टिक मेजर्स जिसके जरिए से ये जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें? जैसे कुछ बातें हो रही है कि किसी तरह से ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की राशनिंग या इस तरह की कुछ मेजर्स लिए जाएं। इसी तरह जैसे अब ये प्राइम मिनिस्टर ने सैटरडे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ऑन किया, तो उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस तरह आप क्या एस्टिमेट कर रहे हैं कि मिफ्ता किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे? देखिए, अगर ओवरऑल आउटलुक अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कोई मतलब इनके पास कोई बहुत भारी अक्सरियत है नहीं। मतलब आई बिलीव 2 या 3 लोग अगर इधर उधर हो जाते हैं तो ये गवर्नमेंट भी बड़ी फ्रेजाइल है, जिस तरह का पिछला सेटअप था। दूसरी चीज ये है कि तो ये एक एक्चुअली बड़ी कैश-22 सिचुएशन बनेगी हम लोग जिस तरह आगे देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ फैसले हैं हमें लगता है कि वो नागुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि जो इनकी फिस्कल इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मतलब अगर हम ये पीडीसी की बात कर लें जो इतलाक हुआ है, जो अगर हम जो डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस हैं उनकी फ्रीज की बात कर लें तो इनकी इम्प्लीकेशंस खासा ज्यादा हैं। लेकिन अगेन रियलिस्टिकली इसमें जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो थोड़ा लेवरेज क्या ये गवर्नमेंट करने को तैयार है कि नहीं ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो एक हम लोगों ने स्लाइड भी इसीलिए बनाई थी जिसमें मकसद ये था कि ओवरऑल ये हमें लगता है कि नागुज़ीर हो गए हैं फैसले लेना। ओके, इसी हवाले से जैसे स्टेट बैंक का एक लॉ जो है वो अमेंडमेंट पास की गई थी कुछ अर्सा पहले पीटीआई रिजीम में। आप क्या देख रहे हैं कि उसमें कोई चेंजेस ये गवर्नमेंट करने जा रही है या नया ऑर्डिनेंस वगैरह इन लॉज में, और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट पे? स्टेटमेंट अमेंडमेंट आप रिपीट कर सकते हैं जी क्वेश्चन? जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है कि जो स्टेट बैंक अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था लास्ट पीटीआई गवर्नमेंट में, वो शायद उसको अंडू करना चाहें किसी स्टेज पे, नंबर वन। नंबर टू, नैब ऑर्डिनेंस में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहें ताकि उसकी समझ लें कि नैब की जो इफेक्टिवनेस या जिस तरह से वो बिजनेसमैन और इस तरह के कुछ कुछ सेक्टर्स को जो नेगेटिवली थोड़ा सा सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट पे अगर ये वाकई पीएमएलएन ये मूव करने जाती है? देखिए, हमारा ख्याल है स्टेट बैंक के अमेंडमेंट एक्ट में तो शायद अभी जगह ना हो, बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑन अ वीक विकेट। तो वहाँ आईएमएफ के पास नेगोशिएट करने जाने हैं। ऑलरेडी हमने जो है उनके कुछ बेंचमार्क्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसमें हम पीछे हैं। तो आई डोंट थिंक कि स्टेट बैंक के एक्ट में अभी ये कुछ सोच रहे होंगे। बाकी नैब ऑर्डिनेंस जी डेफिनेटली पॉलिटिकल एक इशू है, और उसमें कुछ जो है रिजर्वेशन इनकी अपनी भी हैं कि इनके भी लोग फंस जाते हैं। प्लस कुछ जो है वो लोगों की है, मे भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी की भी है। मे भी वहां पे ये लोग जो है ना, मुझे लगता है कि कुछ जो है ना चेंजेस कर सकते हैं। ऐसी कोई चेंजेस होती हैं तो मार्केट के लिए जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि लोग जो है नैब की वजह से बहुत सारी चीजों से आगे पीछे डरते हैं। फिर नैब की एक और चीज है, नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी भी कुछ डिसीजन है वो नहीं ले पाती है, जिसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे भी हो सकता है, जैसे कुछ सर्वो डेट की रेजोल्यूशन कोई और चीज। तो वो मतलब दैट इज पॉसिबल कि नैब पे अगर कुछ कर लें तो मार्केट के लिए कुछ हो सकता है, वो पॉजिटिव हो। लेकिन पार्टली नैब वो इसलिए भी करेंगे कि खुद भी वो उसमें पॉलिटिशियंस के लिए जो मसला है नैब की वजह से। बट स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी का एक मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुछ ये वाला जो जो है ना फ्रंट है उसको खोलेंगे या उस पर अभी कुछ ये करने के मूड में होंगे, क्योंकि अभी तो कोशिश करेंगे कि आईएमएफ प्रोग्राम पे दोबारा से किसी तरह जाए, कुछ उनसे वेवर ले लें और प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करें, या इस प्रोग्राम को मतलब अगला प्रोग्राम में बैक टू बैक ले लें। मतलब बिकॉज हमें इस वक्त हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पोजीशन ऐसी है कि आईएमएफ जो है वो थोड़ा हमारे लिए इंडिस्पेंसेबल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो वहां पर तो स्टेट बैंक के एक्ट में तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, बट नैब डेफिनेटली हो सकता है कुछ हो जाए उसमें।
अच्छा, एक सवाल जो ये आया था कि वो आपने रियर तो एक्सप्लेन कर दिया कि इस टाइम पीकेआर आपके ख्याल में ओवर अंडर वैल्यूड है, तो यहाँ से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट मेरे ख्याल है काफी वॉलेटाइल है सिचुएशन करेंसी की इस टाइम। हाँ, उसकी तो वजह यही है ना कि आपकी रिजर्व पोजीशन कुछ इस तरह की है कि जो है ना वॉलेटिलिटी तो होगी। वंस आप आईएमएफ प्रोग्राम पे आएंगे तो आई फील के थोड़ा सा आपको एक्सचेंज रेट जो है ना पॉसिबल है कि स्ट्रेंथन होता हुआ नजर नजर आए, मे बी 180 वगैरह यहाँ कुछ दिन एक्सचेंज रेट स्टेबल हो जाए। अच्छा, एक एक सवाल 180 to 135। ओके ओके, एक सवाल ये आया सुलेमान के ऑयल प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं इंटरनेशनल डॉलर टर्म्स में, और करेंसी में हमारी वीकन हो रही थी, तो ओजीडीसी और ये जो हमारे ऑयल के स्पेशली एनर्जी के स्टॉक्स हैं, इनमें काफी यानी एक थोड़ा सा पीक टच करके फिर ये काफी डेप्रिशिएट हुए हैं, तो उसमें क्या फैक्टर्स और क्या रीजंस थी? देखिए, बेसिकली रीजन ये है कि हमारी जो पीएनपीज हैं उनके गवर्नमेंट ने पैसे रोके हुए हैं। वो इस वजह से कि हमने जो है ना, ये गैस साइड पे बेसिकली मसला है कि गैस का जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम जो है गैस आगे कंज्यूमर्स को सस्ती देते हैं और पीछे जो है उस पर हम सब्सिडी भी नहीं देते हैं, और हम अपनी जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज है उनके पैसे रोक लेते हैं। तो अकाउंटिंग अर्निंग्स के तो इनकी बहुत अच्छी है, जैसे ओजीडीसी की में भी 35 से 40 के दरमियान अर्निंग हो, बट पैसे उनको नहीं मिलते। इससे पीपीएल को है, पीपीएल के पैसे भी रुक जाते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा डीरेट हो गए। इसमें यह है कि नई गवर्नमेंट ने आके इस मसले को रिजॉल्व करना है बंद किसी तरह से, क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो कंपनीज हैं, प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उनकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो रही है। आगे जो है अगर एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे तो फिर प्लस तो मसला ये होगा कि रिप्लेस कैसे करेंगे रिजर्व्स को। तो ये इस गवर्नमेंट ने जो है इस पे, पिछली गवर्नमेंट ने भी इस चीज पे बात की थी कि उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको रिजॉल्व करें और किसी तरह से जो है ना डिविडेंड मतलब के जरिए इसको रिजॉल्व करें, इस तरह के अपनी गैस कंपनीज को पैसे दे दें और पैसे वो इनको दे दें आगे। फिर गवर्नमेंट क्योंकि इनको मेजर ओन करती है तो वो डिविडेंड में कुछ उसमें से वापस ले लें। तो इस तरह के प्लान्स जो है ना, वो इस गवर्नमेंट ने भी इस पे बात की है कि हम इस तरह से चीज करेंगे। एक तो हम वीक ऑफ का जो बिल है वो पास कर दिया था फेडरल गवर्नमेंट ने पिछली वाली, तो उसमें ये होगा कि जो कॉस्ट ऑफ गैस है वेटेड एवरेज होगी, उस बेसिस पे गैस की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो ये बनेगा नहीं, मतलब फ्लो उसको रोकेंगे। सेकेंडली जो क्वांटम अभी है उसको जो है ना किसी तरह से पैसे देके डिविडेंड की फॉर्म में वापस लेके खत्म कर देंगे। इस पे अगर कभी प्रोग्रेस होती है जल्दी, मतलब जैसे अगर 1-2 महीने में, तो आपको ईएनटीज में बहुत अच्छी एक्टिविटी नजर आएगी पीपीएल में और ओजी में। तो ये अपने फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि कैश फ्लोज इनके कंस्ट्रेंट है। इनकी अगर मैं अर्निंग्स यील्ड की बात करूंगा तो मेरा ख्याल है किसी की इन दोनों की अर्निंग्स यील्ड 40% तक होगी, जो बहुत अनरियलिस्टिक है, डिस्ट्रेस्ड है एक तरह से। तो आई बिलीव कि एक दफा से कैश फ्लो का मसला हल हो जाएगा तो इन दोनों स्टॉक्स में डबलिंग का चांस है, मतलब यहाँ से ये आपको 100% रिटर्न दे सकते हैं अगर ये मसला हल हो जाए, जो मुझे लगता है कि 2 महीने में शायद इस पर प्रोग्रेस हो जाए। ओके अच्छा, आप क्योंकि आप बजट भी प्रेजेंट होने में थोड़ा ही टाइम रह गया, तो आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट स्टेबल भी नहीं है, तो किस तरह का बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपकमिंग जो है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आईएमएफ के पास जाके कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा अगले साल के बजट में थोड़ी सी रिलैक्सेशन ले लें। एक तो इस साल के बजट में कोशिश करेंगे कि थोड़ा बिग बात ले लें, आईएमएफ को जाके कहेंगे कि कुछ मसले हैं हमारे, जिस तरह की ये सर्कुलर डेट रिलेटेड एंड ऑल, और तो इस साल के फिस्कल डेफिसिट में हमें जगह दे दें थोड़ी सी, जो है ना, जो पहले एग्री करके आए हैं अगर 6-7% तो कहेंगे उसको हमें थोड़ा 8-9% करने दे दें। ये तो इस साल का हो गया। अगले साल में जो ओरिजिनल प्लान था उस हिसाब से तो इनको काफी ज्यादा जो है ना टाइटनिंग करनी थी फिस्कल डेफिसिट पे, और फिर मोर इम्पोर्टेंटली प्राइमरी जो है ना आपका जो बैलेंस है उसको सरप्लस में लेके जाना था। बट आई थिंक क्योंकि देखिए आईएमएफ में भी डिसीजन मेकिंग टू बी फ्रैंक जो है ना वो यूएस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अब ये वाली गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा यूएस की शायद गुड बुक्स में होगा विज
लास्ट गवर्नमेंट, तो वो पुल करता है IMF के स्ट्रिंग्स। तो मुझे एक तो लगता है ये कि अगले साल जो ये मतलब इनिशियली जो IMF से जो इन्होंने बात की थी उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन अगले साल के लिए भी लेने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली मुझे लगता है कि बैक टू बैक एक और प्रोग्राम की शायद बात करनी पड़े, क्योंकि ये सितंबर में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, बट हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसले चल रहे हैं, तो मे भी इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करें या एक और प्रोग्राम बैक टू बैक करें, ये चीज है। थर्डली मुझे ये लगता है कि इस दफा आपको थोड़ा सा जो है ना कुछ मेजर्स ये जो है अनाउंस करेंगे। मिफ्ता साहब ने अभी एक जो कॉन्फ्रेंस थोड़ी बहुत की थी उसमें उन्होंने इंडिकेशन दी थी कि हम कोशिश करेंगे कि जो है रियल एस्टेट को मतलब है कि उस पर टैक्सेस लेकर आए, इकोनॉमी को ब्रॉडन, सॉरी टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। इस तरह की उन्होंने बातें तो की हैं, तो कुछ मेजर्स इस तरह के होंगे। प्लस ये कि IMF से जितनी जगह मिल जाए, अगर जगह ज्यादा नहीं मिलती तो आपको टैक्सेशन में इंक्रीज नजर आएगा, पर्सनल इनकम टैक्सेस में इंक्रीज नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट में नजर आ सकता है। प्लस ये कि मुझे लगता है इम्पोर्ट्स पे तो आपको ड्यूटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी, कि उसमें थोड़ा सा इनको फायदा ये होगा कि थोड़े टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे, थोड़ी इम्पोर्ट्स भी बढ़ जाएंगी। तो ड्यूटी के स्लैब्स है ना, जैसे 3 और 6 या वट एवर 12 11, वो 2% से शायद आपको बढ़ते हुए नजर आए, तो उससे थोड़ी इम्पोर्ट्स भी कर्व हो जाएंगी। तो ये मतलब सारी चीजें हैं कि थोड़ा सा जो है ना ड्यूटीज बढ़ती नजर आएंगी, थोड़ी टैक्सेस बढ़ते नजर आएंगे। थोड़ा ये हो सकता है कि रियल एस्टेट को या कहीं और थोड़ा सा ट्विक करने की कोशिश करें, ये एक एंगल है। दूसरा ये है कि IMF से थोड़ी सी लेने की कोशिश करेंगे, कि क्योंकि सिंस ये नए नए आए हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और पब्लिक प्रेशर भी है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम थोड़ा ग्रेजुअली जो है ना फिस्कल साइड पे जो है टाइटनिंग करें। तो ये दोनों चीजों का मिक्स है। और बजट जो है वो ये थोड़ा सा जल्दी देने का इनका प्रोग्राम है, ये मई में देना चाह रहे हैं, मिड में तक आफ्टर ईद ये इस पे काम शुरू करेंगे। तो होपफुली अगली दफा हम जब बात करेंगे तब तक हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मिफ्ता ने एक एक मतलब थोड़ी सी हिंट दी है कुछ चीजों पे जो मैंने आपसे शेयर की है, और जो मेरा व्यू है कि IMF से भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। क्योंकि देखें एंड ऑफ द डे IMF जो है ना वो भी वहां पे भी स्ट्रिंग्स जो है वो US से ही पुल होते हैं, तो मे भी कुछ रिलैक्सेशन आपको वहां से नजर आ जाए, कुछ की मेजर्स ले लेंगे, तो इट कुड बी अ मिक्स। थोड़ा सा जो है टाइटनिंग नजर आएगी, थोड़ा सा रिलैक्सेशन IMF से मिल जाएगी, लेकिन ये सारे मेजर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको शायद नजर आए बजट में। और ये कि अगले 15 दिन में थोड़ी क्लैरिटी भी आ जाएगी, तो अगली दफा हम जो है इस पर थोड़ा और मतलब विजिबिलिटी हमारी बेहतर होगी, तो हम तक बात कर सकेंगे। ओके। अच्छा, ये जो श्रीलंका ने अपने फॉरेन डेट पे आई थिंक मोरेटोरियम डिक्लेयर किया है, और उसका हमारी कुछ बैंक्स का एक्सपोजर भी है श्रीलंकन बॉन्ड्स पे और मार्केट में, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं, और उसका कोई डोमिनो इफेक्ट पाकिस्तान पे होता हुआ तो नहीं देख रहे आप? देखिए, पाकिस्तानी बैंक्स का एक्सपोजर 3-4 बैंक्स का श्रीलंका में है, वहाँ वो बैंकिंग भी करते हैं, कुछ ब्रांचेस भी हैं। तो मतलब अगर मैं रफली बात करूंगा तो हबीब बैंक, MCB थे थोड़ा सा कम, UBL थोड़ा सा बैंक है हबीब, इनके एक्सपोजर वहाँ पे हैं। पर शेयर में बात करता हूँ, वर्स्ट केस में तो 5-6 रुपए पर शेयर जो है इम्पैक्ट हो सकता है, बट शायद वो एक साथ प्रोविजनिंग नहीं हो, 2-3 साल में हो, तो समझ ले अर्निंग्स के ऊपर जो है ना आपको मे बी 10% में भी इम्पैक्ट नजर आए दिस ईयर नेक्स्ट ईयर। तो इस तरह से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नजर आए, फिर उसमें एक्सपोजर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं तो उस पर तो डिफॉल्ट ही कर दिया श्रीलंका ने, लोकल है तो लोकल में ट्रांसलेशन का इम्पैक्ट आएगा, लोकल वैसे वो अपनी जो है लाइबिलिटी से ऑनर करेंगे, मिक्स एंड मैच। लेकिन ये है कि वर्स्ट केस अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको बता दिया है कि पर शेयर जो है वो वेरी करेगा, किसी 3 से 5-7 रुपए, लेकिन ये आई थिंक एक नहीं 2 साल में शायद इसकी प्रोविजनिंग करें थोड़ा देख के, तो इतना इम्पैक्ट है विच इज मैनेजेबल। तो मुझे मतलब बहुत ज्यादा बैंकिंग सिस्टम पे वहाँ का स्ट्रेस नजर नहीं आता। बाकी ये है कि लोकल क्योंकि जो है बैलेंस शीट हमारे बैंक की रोबस्ट है, कैपिटल एडिक्वेसी रोबस्ट है, प्रोविजन कवरेज अच्छी है, तो बहुत ज्यादा ऐसा मतलब इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आता है कि जो मतलब है कोई डिस्ट्रेस क्रिएट करे। बट ये रफली आप ये देख लें कि समझ लें कि इस साल की अर्निंग्स जो है उसमें मे बी 5 से 10% इम्पैक्ट आ सकता है, ये 4 बैंक जो मैंने नाम लिए। सही। ठीक ठीक। अच्छा, और कुछ सेक्टर्स पे अगर कमेंट करना चाहें, जैसे अहमद ने कुछ सेक्टर्स से बताया कि टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, इन्होंने मार्च में अच्छा परफॉर्म किया। सो गोइंग फॉरवर्ड आप किन सेक्टर्स को देख रहे हैं कि उनमें अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है?
जी अहमद, आप लाइन पे हैं? अच्छा, चलिए, मेरा ख्याल है एक दफा फिर रिएट्रेट करता हूँ कि यूबीएल फंड मैनेजर्स इस टाइम 4 इक्विटी फंड्स हैं जो जो प्योरली इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, अदर देन द एसेट एलोकेशन फंड्स। सो यूबीएल स्टॉक फंड, यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड जो एक ब्रॉड बेस्ड इक्विटी फंड है। इसके अलावा कन्वेंशनल साइड पे एक यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड जो कंसंट्रेट करता है फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। और इस्लामिक साइड पे हमारे पास इसी तरह दो फंड्स हैं। एक सेक्टोरल फंड है विच इज अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़ाहिर है एनर्जी, ईएनपी, रिफाइनरी, इन सेक्टर्स में है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। और दूसरा ब्रॉड बेस्ड फंड है अलमीन शरिया स्टॉक फंड। तो ये 4 तो इक्विटी फंड्स हैं। इसके अलावा पेंशन फंड में 2 अलग सब फंड्स हैं इक्विटी के। वन इज द यूबीएल रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी, और दूसरा अलमीन इस्लामिक रिटायरमेंट फंड इक्विटी सब फंड। तो ये बेसिकली इक्विटी के फंड्स हैं। कुछ एसेट एलोकेशन फंड्स हैं यूबीएल और अलमीन में, जिनमें 40% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं मूफैप की वेबसाइट पे जाके, या लॉन्ग टर्म अगर आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो मूफैप ईयर बुक अगर आप डाउनलोड कर लें तो उसमें सिंस इंसेप्शन 10 years, 5 years डिफरेंट कट्स के कंपैरेटिव रिटर्न्स तमाम फंड्स के अवेलेबल हैं। और उसमें आप देखेंगे कि यूबीएल फंड्स की काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है ओवर अ लॉन्गर होराइजन। और जिसके पीछे ज़ाहिर है हमारी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट टीम की एक्सपर्टीज और काविशें शामिल हैं। सो अब हम इस वेबिनार को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपसे फिर मुलाकात हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।